हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। मैं हूं डॉक्टर रितु और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। 1857 का रिवोल्ट भारतीयों द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा गया एक एक्सटेंसिव लेकिन एक अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था जो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसे सिपाही म्यूटिनी और इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ में पंजाब से लेके साउथ में नर्मदा और ईस्ट में बिहार से लेके वेस्ट में राजपूताना तक स्प्रेड हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में भारत में एक ट्रेडर्स ग्रुप के रूप में दाखिल हुई और देखते ही देखते विद इन अ स्पैन ऑफ 150 ईयर्स एक इंपीरियल पावर हाउस के रूप में उभर कर सामने आई। इसके पीछे थे कंपनी द्वारा लड़े गए दो मेजर बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिसे जीतने के बाद न सिर्फ भारत में कंपनी के साम्राज्य की नींव पड़ी बल्कि जीते हुए वेल्थ और रिसोर्सेज की मदद से पूरे भारत में इंपीरियल पावर को कंसोलिडेट किया गया। मगर कंपनी का तो मेन ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने हर एक क्लास जैसे पीजेंट्स, मर्चेंट्स और रूलर्स पर अत्याचार करने शुरू किए। इससे जनता में रोष पैदा हो गया। आइए अब 1857 की रिवोल्ट के कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पीछे कोई एक कॉज नहीं था बल्कि बहुत सारे कॉजेज़ थे, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशो रिलीजियस कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ और मिलिट्री कॉजेज़। 1857 की रिवोल्ट के पॉलिटिकल कॉजेज़ में से मेजर पॉलिटिकल कॉज था ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, जैसे सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। 1848 से 1856 के टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की आड़ में एक के बाद एक कई स्टेट्स को अनेक्स किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को राजगद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं सतारा, नागपुर और झांसी को भी अनेक्स किया गया। माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी भू प्रशासन के प्रोटेक्ट्स पर अवध को अनेक्स किया गया, जिससे हज़ारों ऑफिशियल्स, सोल्जर्स और नौकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिशर्स के उठाए गए इस कदम से एक वफादार राज को असंतोष और साजिश के केंद्र में बदल दिया गया। पॉपुलर डिस्कंटेंट का सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्थिक शोषण करने की ब्रिटिश की पॉलिसी। इससे समाज के सभी वर्गों को ठेस पहुंची थी। हाई रेवेन्यू डिमांड्स और स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। रेवेन्यू चुकाने के लिए वो मनी लेंडर्स से लोन लेते और जब वे लोन नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता। अब तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, जहां रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी और ये रॉ मटेरियल हाई टैरिफ्स पर इंडिया से एक्सपोर्ट होता और वहाँ से बना फिनिश्ड गुड लो टैरिफ्स पर इंडिया में इंपोर्ट होता। अब इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स की बाढ़ आ गई। इंडियन हैंडमेड गुड्स एंड टेक्सटाइल फॉरेन मशीन मेड गुड्स की बराबरी ना कर सके, क्योंकि ना तो उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती थी और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। एट लास्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, जिससे बहुत से आर्टिसंस और वीवर्स बेरोजगार हो गए। इंडियन आर्टिस्ट्स जैसे म्यूजिशियंस, डांसर्स, पेंटर्स एंड पोएट जो रॉयल कोर्ट में एम्प्लॉयड थे, वो भी मुगल स्टेट्स के एनेक्सेशन के बाद बेरोजगार हो गए। इन सब वर्गों के लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्से की चिंगारी सुलगने लगी। आइए अब नज़र डालते हैं रिवोल्ट के सोशो रिलीजियस कॉजेज़ पर। ब्रिटिशर्स खुद को एक सुपीरियर रेस का मानते थे और इसी वजह से वो इंडियंस के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं होते थे। यहाँ तक कि वो हाई क्लास इंडियंस को भी बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए रिफॉर्म्स जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज वगैरह इंडियंस को अपने धर्म में दखलंदाजी के तौर पर लगता था। ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा किए जा रहे कन्वर्जन्स ने इंडियंस को एक हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया। ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वेस्टर्न एजुकेशन ने
इंडियन सोसाइटी के हाई क्लास ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को नाराज कर दिया था। इस प्रकार समाज का हर एक वर्ग ब्रिटिशर से नाखुश था। आइए अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस को डिटेल में जान लेते हैं। कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन कूट कूट के भरा हुआ था, चाहे वो पुलिस हो, पेटी ऑफिशियल्स या फिर जुडिशरी। कहीं भी आम जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। ऊपर से कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम आम जनता की समझ से बाहर था। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए बिल्कुल नया और फॉरेन था। इसके साथ ही हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सिर्फ यूरोपियंस को दी जाती थी और इंडियंस को लोअर पोस्ट के साथ ही सेटिस्फाई होना पड़ता था। आइए अब बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट के मिलिट्री कॉजेस की। 1857 का विद्रोह एक सिपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इंडियन आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में लगभग 87% इंडियन सोल्जर्स थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सोल्जर से लो क्लास का माना जाता था। एक इंडियन सिपाही को उसी के एक यूरोपियन सोल्जर के मुकाबले कम सैलरी पे की जाती थी। इंडियन सोल्जर्स को अपने घरों से दूर एरियाज़ में पोस्टिंग दी जाती थी, जैसे पंजाब और सिंध, और उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता था। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक लॉ पास किया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा उसे ज़रूरत पड़ने पर 7 समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। जिसे सुनकर इंडियन आर्मी में हिंदुओं में एक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि 7 समंदर पार जाने का मतलब था उनके धर्म को नष्ट करना। अब ये तो थे कुछ जनरल कॉजेस, लेकिन मिलिट्री के ही एक इमीडिएट कॉज ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। वो था ब्रिटिशर्स द्वारा आर्मी में न्यू एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस करना। एक अफवाह यह फैल गई कि एनफील्ड राइफल्स की कैट्रिजेस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सोल्जर्स को इन राइफल्स को लोड करने से पहले कैट्रिजेस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मार्च 1857 को 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक यंग सिपाही मंगल पांडे ने न्यू एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने सीनियर ऑफिसर्स पर हमला कर दिया था। वहीं 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 इंडियन सोल्जर्स ने नए एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपोज करने वाले सोल्जर्स को 10-10 साल की सज़ा दी गई। अब इंडियन सिपाहीज के सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्साए सोल्जर्स ने जेल तोड़कर अपने साथी सोल्जर्स को बाहर निकाला और इस तरह 10 मई 1857 को शुरुआत हुई 1857 के रिवोल्ट की। अपने साथियों को छुड़वाने और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद भारतीय सेना ने दिल्ली की ओर बढ़ने का फैसला किया। अब यह तो कंफर्म था कि ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही लोगों ने सिपाहियों द्वारा अपने ब्रिटिशर्स पर गोलियां चलाने की आवाज़ सुनी तो आसपास के इलाकों के लोगों ने मिलिट्री मार्केट्स को लूटना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स के बंगलों पर हमला करके उन्हें जला दिया। दिल्ली में लोकल इन्फेंट्री ने मेरठ से आए सोल्जर्स को ज्वाइन कर लिया। सिपाहीज ने बहादुर शाह को अपना बादशाह घोषित कर दिया। अब पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। जल्द ही दिल्ली रिवोल्ट का एक बड़ा सेंटर बन गया। बहादुर शाह ने लेटर लिखकर सारे इंडियन चीफ्स और रूलर्स को ऑर्गेनाइज करके एक कन्फेडरेसी बनाने की रिक्वेस्ट की, जिससे वे ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करके अपना रेजीम इस्टेब्लिश करें। और देखते ही देखते इस रिवोल्ट ने एक एक्सटेंसिव रूप ले लिया, जिसने ब्रिटिश इंडिया की नींव को भारत में हिला कर रख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिवोल्ट और भी सेंटर्स में स्प्रेड हुआ, इसमें सिविलियंस और लोकल लीडर्स का क्या रोल रहा और फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट को ओवर पार करके सप्रेस किया। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।